हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने हमारे अब तक के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सफ़र में 3 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है और आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6th चैप्टर का ये टॉपिक है, 11th क्लास के फिजिक्स के 6th चैप्टर का ये टॉपिक है। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से समझा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ हम आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेनली करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक डॉट प्रोडक्ट के बारे में नहीं जाना है कि ये क्या चीज़ है, एक बार जाइए, आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से डॉट प्रोडक्ट को समझिए ताकि आपको आज के वीडियो लेक्चर को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स पे थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रेशर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरिएबल फोर्स। तो अभी हमें कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ना है कि वर्क डन क्या है। वर्क डन क्या है, काम क्या है, कार्य क्या है। देखो, कोई भी चीज हम करते हैं, अगर हमने किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया है, उसका अगर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मतलब हमने कुछ ना कुछ काम किया है। फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क डन है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यानी हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। सपोज मैं किसी टेबल को या किसी भी एक वुडन ब्लॉक को धक्का देता हूं, आगे मैं धक्का देता हूं, मैंने उसको कितना हिलाया, कितना मैंने उसको एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया, वही मुझे वर्क का मैग्नीट्यूड बताएगा। दूसरा, मेरा जो ये वर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कितना फोर्स मैंने लगाया। ठीक है, सेम टेबल है, उसके ऊपर अगर मैं 20 न्यूटन लगाता हूं तो वो शायद थोड़ा सा सरकेगा, बट वहीं अगर मैंने 200 न्यूटन लगा दिया यानी 10 गुना ज्यादा फोर्स लगा दी तो क्या होगा, वो 10 गुना तेजी से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहां पे वर्क डन जो है वो भी 10 गुना हो जाएगा, काम जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो वर्क डन जो है सिंपली, अब तक हमने 9th क्लास में ये पढ़ा भी था कि वर्क डन इज बेसिकली F into S, ये हम पढ़ते आए हैं। बट इसके अंदर हमने, क्योंकि अभी तक 9th क्लास के अंदर हमने ज्यादा वेक्टर के बारे में कोई जिक्र नहीं सुना था, तो अब हम वर्क की बात करेंगे थोड़ा सा वेक्टर का तड़का लगा के। क्या है अगर, क्योंकि देखो जो वर्क है ऑब्वियसली वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने अच्छे से समझा है। तो फिर वर्क डन क्या है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर ही होगी, स्केलर ही होगी, क्या इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है वो हम आज देखेंगे। देखो, मैं अगर एक इस तरह के वुडन ब्लॉक के ऊपर सपोज फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, फिर भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां हो रहा है, आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां बढ़ रहा है, आगे की तरफ। दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, बट देखो क्या सारी की सारी फोर्स इसको आगे ले जाने के अंदर यूज होने वाली है? ऑब्वियसली नहीं, पर ये आगे तो जा रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन के अंदर इस फोर्स का जो कंपोनेंट लगा है, अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वो किसके बराबर में आ जाएगा, वर्क डन के। और इसका वो कौन सा कंपोनेंट होगा, फिर कंपोनेंट कर देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बन गया F cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, F sin थीटा। यानी वर्क डन यहां से जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, F S cos थीटा के। और ये किसके बराबर होता था, F cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होगा अगर cos थीटा आएगा तो यानी कि F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, वर्क के। और डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, किसी स्केलर के। इसका मतलब वर्क डन जो है वो बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन किसके बराबर होती है, स्केलर क्वांटिटी के। यहां पे हमें
इस चीज से कभी भी बॉदर करना ही नहीं है कि वर्क की क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि है ही नहीं कोई डायरेक्शन। वर्क कितना किया, काम या तो ज्यादा किया है या कम किया है, पर ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने इस डायरेक्शन के अंदर काम किया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वर्क जो है बेसिकली वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एफ डॉट ds, एफ डॉट एस के। एफ जो है वो एक फोर्स है, एक नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स है, और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, वर्क डन आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन की कुछ यूनिट्स की। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर। अगर हम एक न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करवा देते हैं तो वो बराबर होता है 1 जूल के। 1 जूल के, यानी ऐसा यूनिट होती है वर्क की, ऐसा यूनिट होती है जूल। ठीक है, इसी तरह ऐसा यूनिट, और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एमकेएस में, तो एमकेएस एंड ऐसा यूनिट जो है वो सेम है। और यहां पे अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड, इस यूनिट सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो है इसे हम कहेंगे डायन सेंटीमीटर, दैट इज 1 अर्ग। और 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन और यूनिट सिस्टम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा 1 जूल जो है, 1 जूल 4.2 कैलोरीज के बराबर में होता, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल्स के बराबर होती है। 1 कैलोरी ये भी एक वर्क की ही यूनिट है। जिम जो जाते हैं बच्चे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जिम जाने लग गए, तो वहां पे आपने ये कैलोरी वर्ड जरूर सुना होगा। ये जो कैलोरी है, 1 कैलोरी, ये बराबर होता है 4.2 जूल्स के। ठीक है, तो आप वहां से इस कैलोरीज, अगर आपको किसी ने बोला कि भाई आपने 200 कैलोरीज इनटेक की है किसी एक पर्टिकुलर फूड के अंदर, तो 200 कैलोरीज का मतलब कितना हुआ, 200 इंटू 4.20, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 840 जूल समथिंग। तो ये इतनी जूल आपने जो है वो कैलोरीज इनटेक कर ली है। अब इसके अंदर ही आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं कुछ केसेस कि वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स अगर हम लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो वर्क डन जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो वर्क डन है बेसिकली वो कितना होगा ये हमें देखना है। अगर मैं कुछ केसेस लूं, सपोज ये मेरा फर्स्ट केस है, इसके अंदर मैंने डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में करवाया और पीछे से ये जो इंसान है इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, नहीं। थीटा किसके बराबर है, 0 के, यानी वर्क डन जो है वो एफ एस कॉस 0 के बराबर होगा। कॉस 0 हमेशा 1 होता है, यानी वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा एफ एस के। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, एक बार डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, केस सेकंड के अंदर मैं ये लेट कर लेता हूं कि यहां पे जो मेरा ब्लॉक है उसका अगर डिस्प्लेसमेंट मैं इस डायरेक्शन में कंसीडर करूं, फोर्स इसके ऊपर अगर मैं इसके नॉर्मली लगा रहा हूं, यानी इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। एफ डॉट कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, वर्क डन 0। अरे खड़े ब्लॉक के ऊपर चाहे तुम चढ़ जाओ, ट्रक चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, प्लस डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन की डायरेक्शन के अंदर जो एंगल है वो भी 0 हो गया, सॉरी 90 हो गया, तो कॉस 90 0 हो गया, तो कोई भी वर्क डन जो है वो आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी में जो केस थर्ड है वो हम देख लेते हैं। केस थर्ड क्या कहता है, भाई ये जो ब्लॉक है ये किधर को निकल गया, ये तो इधर चला गया, पर फोर्स कहां लगा रहे थे, इधर लगा रहे थे, उल्टी डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब अगर हम यहां पे नोटिस करेंगे
तो यहां पे जो एंगल है थीटा वो 180 डिग्री बन गया। cos 180, cos ऑफ 180 जो है वो बराबर होता है -1 के, तो वर्क डन बराबर हो गया -fs के। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, हाँ? फोर्स इधर लगा रहे हैं, चीज उधर जा रही है, ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कब होता है? जब हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं, तब उसके ऊपर जब वो चीज ऊपर जा रही होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन लगने के कारण क्या होता है, वो चीज वर्क तो कर रही है बट वो ग्रेविटेशन के अपोजिट में कर रही है, ठीक है ना? अपोजिट ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन के जब वो अपोज के अंदर ग्रेविटेशन को ओवरकम करते हुए जब वो वर्क डन करेगी तो वहां पे जो उसका वर्क होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलरली उस केस के अंदर, क्योंकि क्या हो क्या रहा है बेसिकली, हम यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और हम उस ऑब्जेक्ट को कहां भेजे जा रहे हैं भाई? ऊपर भेजे जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, फोर्स कहां लग रही है? नीचे लग रही है। यानी इस केस के अंदर जो वर्क होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो मैंने एक केस बता दिया तुमको, ठीक है, बाकी तुम खुद ढूंढना। वर्क नेगेटिव होगा। और यही अगर नीचे आ रहा होता तो जिस डायरेक्शन में आ रहा होता उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव होने वाला है। तो होप ये जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाला पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे है कि आपको यहाँ पे थोड़े नंबर्स कुछ ज्यादा ही दे दिए हैं जिससे बच्चे ज्यादातर देख के इसको घबरा जाते हैं, पर घबराना नहीं है। आपको 3 फोर्सेस गिवन है, तीनों की तीनों वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज 10i - j 10k एंड -2i j + 9k कैप, 4i कैप + 3j कैप + 2k कैप। 3 फोर्सेस आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म के अंदर, आपको ये तीनों के तीनों फोर्सेस गिवन है। और एक और चीज जो आपको गिवन है वो ये है कि सपोज हमारा जो पॉइंट था वो पहले ए था और बाद में हमारा जो पॉइंट हो गया वो बी पे हो गया, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो मूव कर गया फ्रॉम ए टू बी। और ए एंड बी के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए एंड बी के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। 3 फोर्सेस उसके ऊपर लगी हैं, 3 फोर्सेस लगी हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन वाले पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है जो नेट फोर्स होती है वो उन तीनों का सम होती है। तो यहां से अगर हम एफ नेट की बात करें, एफ नेट जो होगा बेसिकली वो बराबर होगा F1 + F2 + F3। अब ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई को कॉमन लो, जितनी चीजें यहां पे हैं उन्हें प्लस कर दो। तो ये 10 + 4 14 - 2 इज 12i कैप। नेक्स्ट यहां पे -1 + 1 ये तो कैंसिल आउट हो गए, नीचे क्या बचा? 3, तो 3j कैप प्लस यहां क्या है? 10 9 एंड 2, 10 9 एंड 2 19 और 2 21 21k कैप। तो ये हमारी नेट फोर्स आ गई। नेट फोर्स हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। हमारे पास में पॉइंट्स गिवन है, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर में होगा? वो बराबर होगा x2 - x1, यानी यहां पे 6 - 5i कैप प्लस नेक्स्ट 2 - -3 तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 3 j कैप एंड अगेन -2 -7 तो ये प्लस हो जाएगा और k कैप। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया? वो आया है i कैप प्लस 2 + 3 ये हो गया 5j कैप और वो हो गया 5k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। वर्क डन किसके बराबर होता है भाई? वर्क डन बराबर होता है F.S। तो आपके पास में डायरेक्ट फोर्सेस गिवन है, डायरेक्ट फोर्सेस गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट वाला यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दोनों के बीच में जब एंगल गिवन ना हो सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे, i के साथ वालों को मल्टीप्लाई कर दो, j के साथ वालों को मल्टीप्लाई कर दो, k के साथ वालों को मल्टीप्लाई कर दो और आपस के अंदर जोड़ दो। तो क्या बना यहां पे? 12 into 1 दैट इज 12 प्लस यहां से 3 into 5 15 प्लस 21 into 5 20 into 5 is 100 and 1 into 5 ये हो गया 105।
105 तो जो वर्क डन, यहां पे मैंने ये गलती कर दी है, ये मत लिखना आप लोग, ये मैंने फ्लो में लिख दिया। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये 120 एंड 10 130 एंड 2 132 जूल्स, ये हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें इस वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट मित्रों के साथ, 11th क्लास के बच्चों के साथ जिनको नीड हो फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स की। थैंक यू वेरी मच।